देखिए, नमस्ते चिल्ड्रन, कल हमने इस उपवाचक पाठ में अनोखा उपाय कहानी को पढ़ रहे थे और आज उसी कहानी का कंटिन्यू हमें करना है। राजा कुमार वर्मा सत्यसिंह के दरबार में जब उनसे अनुमति मांगी तो वो जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अनुमति दी और वो जाने के लिए तैयार हुए। वहां जाने के बाद वहां का वातावरण, वहां के बाग बगीचे, सुंदर सुंदर फूल, पानी से भरे हुए तालाब आदि, उन सबको देखकर राजा कुमार वर्मा को बड़ा अच्छा लगा और उसने कहा कि आपका क्या कारण है कि आपके राज्य में स्वर्ग सी सभी महान विभूतियां, यानी आपका राज्य एक स्वर्ग के समान है। मुझे लगता है जिन शासनों को नियम मैं नहीं जानता उनका आप पूरा पालन कर रहे हैं। शायद मेरे में कोई गलती हो गई होगी, इसी कारण मेरे राज्य में सूखा, अकाल, पानी की कमी, प्रजा को दुख पहुंचा है। इसीलिए आप मुझे, आपकी प्रजा तो सुखी है और मैं भी प्रजा को सुखी देखना चाहता हूँ। हर एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की, उसका अपना एक बेटा ही, अपना एक या दो बेटा ही बेटा नहीं होता है, उसकी पूरी प्रजा उसका बेटा है और उसके ऊपर उसका दायित्व है कि प्रजा की रक्षा करे। और यही चाहने के लिए मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि आप कृपया आपका सुशासन कैसा है उसकी सलाह मुझे दीजिए। सलाह यानी राय, कैसे अपने राज्य को चलाया। आपका राज्य इतना यानी अच्छा, सुशासन यानी अच्छा राज्य और कुशासन यानी बुरा राज्य। तो मेरे राज्य को भी मुझे सुशासन बनाना है, इसके लिए मुझे कुछ राय दीजिए, कुछ इन्फॉर्म करिए। ये बात पूछा राजा ने। अब देखिए, सत्यसिंह ने पहले तो हितोपदेश के लिए मना कर दिया। उन्हें कहा कि नहीं, हितोपदेश संधि शब्द है, हित के लिए उपदेश, हित प्लस उपदेश, यानी जिसके अंदर ऐसा उपदेश जिसका दूसरों का क्या हो जाए, भला हो जाए, तो ये मैं नहीं देना चाहता हूं। किंतु कुमार वर्मा के अनुरोध पर, लेकिन अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, अनुनय विनय, प्रार्थना, विनती, जिसको आप हिंदी में खाली रिक्वेस्ट करते, ये किया और उन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझे मजबूर मत करो, मैं दोषी हूं। जो दोषी होता है उसे हितोपदेश करने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि मैं तो गलती कर चुका हूं और गलती करने वालों को कोई भी दूसरों को उपदेश देने का अधिकार नहीं होता है। पर मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, सुनिए। मैं एक बार अपने अंगरक्षक के साथ इसी तरह उपवन में चर्चा कर रहा था, तभी मुझे राजमाता के पास जरूरी बात करने के लिए जाना पड़ा। आपके समय भी इस उपवन में कुछ चर्चा कर रहा था कि उपवन को कैसे बनाए, क्या करे, कैसा रखे, कोई भी विषय हो, बस मैं उसके बारे में बातचीत कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि राजमाता से बुलावा आया। राजमाता के पास से मुझे बुलावा आया। राजमाता यानी रानी माँ, जिसको राजमाता कहते हैं, उनके लिए जाना पड़ा। उनका मैंने अंगरक्षक को वहां लौटने तक वही खड़े रहने को आदेश दिया। मैंने कहा मैं आऊंगा जब तक आप यहाँ से हटेंगे नहीं। और अब देखिए, वहां पर हमने बातचीत की राजमाता से, कुछ समय बीता और करते करते, बात करते करते रात हो गई। मैं अपने लक्ष्य को भूल गया कि मैं अंगरक्षक को वहां खड़ा करके आया हूँ, वो बात भूल गया। वहीं पर खाना खाया, भोजन किया और वही भोजन करने के बाद में सो गया, यानी मैं अपना कर्तव्य को भूल चुका था। अब रात भर में बारिश हुई, तेज बारिश हुई
और देखा कि सेवकों ने बताया कि देर रात तक बारिश हो रही है। जब मैंने ऊपर में लौटकर देखा तो अंगरक्षक उसी स्थान पर भीगते हुए खड़े थे। जब मैंने देखा, अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड जो राजा के आजू बाजू रहते हैं, मैंने देखा अरे इसको मैंने आज्ञा दी थी कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम यही खड़े रहो, और ये रात से यहीं पर ऐसे भीगते हुए भयंकर पानी के अंदर भी ये यही खड़े रहे। मैं बातचीत में इतना निमग्न हो गया था कि राजमाता से बातें करने में मैं अपना कर्तव्य को भी भूल चुका था। या मैं अंगरक्षक को बाहर खड़ा करके आया और बोल के आया मेरे आने तक तुम यही खड़े रहना, तो उसने मेरी आज्ञा का पालन किया, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया था। अंगरक्षक को जाने के लिए भी नहीं कहा, यह मेरी भूल थी। किसी के साथ में संदेश भिजा सकता कि मैं तो बात कर लिया, भोजन कर लिया, सो गया, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा और नहीं मैं उनकी ओर ध्यान दिया। ये सबसे बड़ी मेरी भूल थी, यह मेरी भूल थी। अतः ऐसी भूल करने वाले राजा को हितोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको क्या उपदेश दूं? मेरे अंदर भी कोई गुण नहीं है। मैंने इतनी बड़ी गलती की। जो राजा अपने कर्तव्यों को भूल जाता है वो राजा कहलाने के योग्य नहीं होता, और हितोपदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं हूं। राजा कुमार वर्मा ने महाराज सत्य से की इस घटना को पूरे ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि राजमाता ही इन्हें हितोपदेश दे सकती है। उन्होंने राजा माता से भेंट किया। अब बोला अभी इन्हें तो नहीं देंगे, क्योंकि अपने आप को बहुत छोटा मान रहे हैं, तो मुझे राजमाता के पास जाना पड़ेगा कि मुझे भी ऐसा हितोपदेश दे, ताकि मैं भी अपनी प्रजा को क्या बना सकूं, सुखी बना सकूं, अपने राज्य को संपन्न बना सकूं, अपने राज्य को स्वर्ग बना सकूं। पुत्र सच कहूं तो मैं भी दोषी हूं। अब देखिए, राजमाता के पास गया, राजमाता को कहा कि हितोपदेश दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी दोषी हूं, और जो दोषी होता है वो दूसरों को उपदेश नहीं दे सकता, मैं उस लायक नहीं हूं। एक बार मेरे पुत्र ने अपनी पत्नी के लिए आभूषण बनवाए। देखो क्या हुआ, सुनो। इतना बड़ा गलती मैंने की, और गलती करने के बाद मुझे कोई भी किसी को अच्छी शिक्षा देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या घटना थी? मेरे पुत्र ने अपनी पत्नी के लिए आभूषण बनवाए। मेरे मन में आभूषण के प्रति लालच हुआ। यदि मैं अपने पुत्र या बहू से जेवर मांगती तो वे कभी मना नहीं करते। मेरे मन में लालच आ गया, पर मेरा ये था कि अगर मैं सीधा अपने बहू से या बेटे से जेवर मांगती, जेवर यानी आभूषण, आभूषण यानी गहना, और गहना यानी अलंकार, इसके पर्यायवाची शब्द। कोई भी जगह पर आपको इसका काम आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। अब उसने कहा कि मेरे मन में लालच आ गई, पर मैं मांगने पर मुझे मिल सकते, लेकिन मैंने मांगना नहीं चाहिए। देखिए, कभी मना नहीं करते। एक राजमाता का जेवरों के प्रति आकर्षण होना दोष है, और एक राजमाता, जो राजमाता है राज की, उसके पास किसी के आगे कुछ मांगना इसके लिए शोभा नहीं देता है। क्या करूं, लालच तो ऐसा आ गया, मांगना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मांगने से राजमाता का स्थान नीचे हो जाता है। राजमाता सिर्फ देती है, किसी से मांगती नहीं है। अब देखिए, राजमाता का जेवरों के प्रति आकर्षक होना दोष हुआ। पहले तो राजमाता को क्या कमी है जो उनके गहनों को देखकर मन में मुझे भी ऐसा चाहिए, ऐसे भाव आना भी राजमाता के लिए दोष है। मैं तो पता किसी दूसरों की वस्तु के प्रति लालच रखना भी गलत है। अब वो मेरी तो थी नहीं, उनकी थी, और उनके प्रति एक राजमाता का कर्तव्य नहीं है कि वो दूसरों की चीजों के प्रति आकर्षक हो जाए। मेरे पास जो है वो मेरा है, किसी का है वो मुझसे, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये भी मन में आना चाहिए कि मैं इसका ले लूं। राजमाता तो एक आवाज में मांग सकती है, ले सकती है, लेकिन ये लालच मुझे आना गलत था। ऐसी भूल करने वाली मैं हितोपदेश करने के योग्य नहीं समझती। सब लोग देखो अपना कर्तव्य का कैसा पालन कर रहे हैं। उनको कोई देखने आया,
राजकुमार राजा को कोई बोला भी, उसको अपने आप को ग्लानि हो गई। राजमाता के मन में क्या विचार आया उसको ही मालूम है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन उसकी आत्मा बोलती है कि मैंने ये गलती की, तो अब मुझे कभी किसी को भी हितोपदेश देने का अधिकार नहीं है। हितोपदेश वही दे सकता है जो स्वयं न्याय पर चलता है, किसी दूसरों की चीज पर नजर नहीं रखता है, और किसी सैनिक के प्रति, किसी अंगरक्षक के प्रति, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही उसे वही राजा वहां का कहलाने के योग्य है। लेकिन पिता ने भी, बेटे ने भी वही कहा, माँ ने भी वही कहा, इसलिए हे पुत्र, मैं हितोपदेश देखो नहीं दे सकती हूँ। राजा कुमार वर्मा आश्चर्य में पड़ गया। बाद में राजगुरु से भेंट की और उनसे उपदेश देने के लिए कहा, ठीक अब क्या करूं, अब मुझे कैसे करना है, ये तो मुझे सीखना ही है। तो राजगुरु के पास जाना, कि राजगुरु के पास गए तो राजगुरु ने कहा, महाराज मुझे भी क्षमा कीजिए, मैं भी इसके योग्य नहीं हूं, मैंने भी कोई गलती कर ली है, और गलती करने के बाद मुझे किसी को भी हितोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या गलती करी मैं, देखिए, एक बार सुदूर देश से एक पंडित आया था, सुदूर देश यानी बहुत दूर से, जो हमारे पास नहीं है, राज दर्शन करना चाहा। उसने पंडित की जांच करने का समय न होने के कारण मैंने राजा को यह कह दिया कि वह बड़ा पंडित है, राजा मुझ पर असीम विश्वास रखते थे। अब देखिए, उसका पांडित्य का जांच करे नहीं हमने, बस सीधा बोल दिए, गलत है। पहले हमारे से कोई मिलने आता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमको लेना पड़ता है, उसके बाद राजा के समक्ष उसको भिजाना है। लेकिन इस राजगुरु ने हाँ अच्छा है बोल के पंडित की जांच नहीं की और उसको राजा से कह दिया कि बड़ा पंडित है, तुमने उसको देखा नहीं, उसकी परीक्षा ली नहीं, फिर कैसे कह दिया बड़ा पंडित है। ये गलती किसने की, राजगुरु ने। राजा मुझ पर असीम विश्वास रखते थे, उन्होंने पंडित को ढेर सारा इनाम दिया, 80 में बहुत। मैंने कह दिया राजा को, राजा ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। अब वो रियल में पंडित है या मूर्ख है इसका ज्ञान नहीं, लेकिन उस राजगुरु की बात पर राजा ने उसके ऊपर विश्वास करके उसको बहुत सारा ढेर सारा इनाम दिया। आगे चलकर मुझे पता चला कि वह पंडित केवल औसत था। आगे चलकर मुझे लगा कि वह खाली मिनिमम थोड़ा बहुत ज्ञान था, पर मैंने उसको कहा, क्या बताया राजा के पास, महापंडित, और राजा से उसको क्या दिला दिया, धन। तो ये मैंने गलती की, तो मैं कसूरवाद हूं, और मैं कसूरवाद होने के नाते मैं अब आज के बाद किसी को भी हितोपदेश नहीं दे सकता। देखिए ईमानदारी का फल, कैसे कैसे थे वो लोग, अपनी गलती को स्वीकार करते। हमारे पास तो कितनी गलतियां हो जाती है, फिर भी हम लोग चलते रहते हैं। मेरे आलस के कारण मैं राजा को उचित सलाह न दे सका, इसी भूल करने वाला मैं हितोपदेश के योग्य नहीं समझता हूँ। इसीलिए मैं आपको कोई अच्छी बात बताने के लायक नहीं हूँ। कितनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी गलतियों को वो लोग स्वयं मान लिए, राजा उनको कोई दोष नहीं दिया, राजा उनको कोई सजा नहीं दी, लेकिन उनके मन में अपने आप से अपने प्रति गलती का एहसास हुआ, और वह अब किसी को हितोपदेश नहीं देते। राजा कुमार वर्मा बड़ी सोच में पड़ गया। इन 3 घटनाओं से उसने यह सीख मिली कि हमें छोटी से छोटी भूल भी नहीं करनी चाहिए। राजा को अपना राज्य स्वर्ग बनाने का तो नहीं मिला, लेकिन एक बात मिली कि छोटी सी छोटी भूल को भी हमें भूल नहीं करना चाहिए। दिखने में भले ही छोटी हो, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन उसका फल हमको मिलता है, और जो अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है वह गुरु के नजर में महान हो जाता है। देखिए, पहले राजपुत्र, राजमाता, राजगुरु, सभी ने अपनी अपनी गलती का एहसास किया कि हमसे ये गलती हुई, इसीलिए हम हितोपदेश नहीं दे सकते। तो इसको हितोपदेश तो नहीं मिला, पर यही हितोपदेश था कि राज्य के प्रति, प्रजा के प्रति
किसी अन्य लोगों के प्रति हमें कोई भी झूठ बात नहीं करनी चाहिए। ये तो हमको मिला, तो इसको भी मिला, सीख मिली। हम छोटी से छोटी भूल को भी भूल नहीं करनी चाहिए। यदि हमसे कोई भूल हो तो उसे तुरंत सुधार लेनी चाहिए। तो बस यही इनका राज है बच्चों, यही राज है कि अपनी गलती को हमें क्या कर लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए, भूल को मान लेना चाहिए। बस इसी को मान लेने के कारण इन लोगों का राज्य हरा भरा, पानी से लबालब, स्वर्ग के समान, फूलों से खुशबूदार बना हुआ है। क्योंकि जिंदगी में इस बात का ध्यान रखना है अपने को भी, कोई भी समय में भी कोई गलती अगर हो भी जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे सुधार लेना चाहिए, और आगे से मैं ऐसा कोई काम न करूं ताकि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़े। राजा ने इस सीख का पालन किया, कुछ ही दिनों में उसका राज्य खुशहाल। बस किसी से उपदेश नहीं मिला, लेकिन उनकी की हुई भूलों से इसको नसीहत मिल गई, इसको ज्ञान मिल गया कि इन तीनों के अपनी अपनी गलतियों को मान लेते हैं, इसीलिए भगवान इनके ऊपर मेहरबान है, इनके राज्य के ऊपर मेहरबान है, इनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ का राजा, जहाँ की राजमाता, जहाँ का पंडित, जहाँ के राजगुरु इतने ईमानदार है, एक बार गलती हो गई पर उस गलती को स्वीकार कर लिया और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे इसका प्रण कर लिया, तो वैसे वैसे लोगों के राज्य में हमेशा खुशहाली होगी। और यही बात जाकर राजा कुमार वर्मा ने भी अपने राज्य में सीख किया कि अब वह तुरंत अपनी भूल को मान लिया और कुछ ही दिनों में उसका राज्य खुशहाल बन गया। बस ये उसको सीख मिली और ये अनोखा उपाय उसे मिला। इस पाठ के माध्यम से आपको बस ये सीखना, जीवन के अंदर सीखना है। आपको तो सिर्फ इसमें से अनुच्छेद आएगा, प्रश्न उत्तर भी आपको पढ़ना नहीं है, और इसके न ही कोई ग्रामर है, और इस ग्रामर के साथ ही आप इस अनोखा उपाय के साथ ही आप लोगों का ये पाठ्य पुस्तक में सुगंध 10वीं कक्षा की इसमें आपका लेसन शायद पूरे पूरे हो चुके हैं। अब आपको पोर्शन में, पाठ्यक्रम में सभी लेसन में पढ़ा चुकी हूँ, और ऐसे तो हमारा भक्ति पथ तक हमारा नोट्स के साथ भी मैंने आपको बताया था। आगे के जिसके भी नोट्स है उसके बाद मैंने आपको एक वर्कशीट भी दिया था काम करने के लिए। अब कल आने वाले पीरियड में मैं पुनः एक बार आपको, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना आपका मॉडल, आपका मार्क्स किस मेथड से आपको पूछा जाएगा, अर्थगायता कौन से प्रश्न होते हैं, शुद्धात्मक कौन से, सभी बारे में आपको मैं कल बताऊंगी। तो उसके अंदर आप इसमें से में देखकर आप अपने नोटबुक में इस प्रश्न पत्र की रूपरेखा को समझ लेना, लिख लेना और उसी के माध्यम से काम करना। और ये बात मैंने पहले बता दी कि जो लेसन मैं आपको पहले मैंने 4 लेसन या 5 लेसन आपको टिक कराए थे कि वो लेसन जो अपठित इसके लिए दिया गया है, अपने परियोजना कार्य के लिए दिए गए हैं, उस पाठों में से आपको प्रश्न उत्तर नहीं रहेंगे पर भाषा की बात जरूर रहेंगे। पुनः एक बार नोट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से लेसन नहीं रहेंगे। देखिए जो आपको इसके लिए दिया गया है,
सॉरी चिल्ड्रन, देखिए आप लोगों को सेकंड लैंग्वेज में जो लेसन आपको यूनिट के लिए प्रोजेक्ट के लिए दिए गए थे, उस लेसन को आप पुनः एक बार टिक कर लेना। जो लोगों ने किया होगा और नहीं किया वो भी लोग आज कर लीजिए, और अपने बुक में इन लेसनों में से सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर के अलावा, प्रश्न उत्तर नहीं और सिर्फ भाषा की बात का अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसके प्रश्न उत्तर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए वो लेसन है, आपको लेसन आपको नोट कर लीजिए। लेसन नंबर 9, दक्षिणी गंगा गोदावरी। नेक्स्ट लेसन नंबर 11, जल ही जीवन है। और तीसरा लेसन नानटेल में अपने स्कूल को एक उपहार। इन तीनों में से आपको प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, और नहीं इसमें अपने स्कूल को एक उपहार, इसमें आपको अनुच्छेद भी नहीं आएगा। और इन दोनों में से कोई भी प्रश्न अर्थगायता या सृजनात्मक क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ओनली भाषा की बात को आपको जरूर पढ़ना है। इस बात का पुनः एक बार नोट करते हुए आपको ध्यान में रखना है, और इसी के अनुसार आप पाठ पढ़ना है। कल आने वाले समय में आपको एक बार आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा को समझाऊंगी, और उसके बाद आगे का ग्रामर संबंधी, निबंध संबंधी फिर पुनः एक बार आपको बताऊंगी। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप मेरे इस नंबर पर आपको जो भी शंका है तो आप उसको पूछिए, तो भी मैं आपका निवारण कर दूंगी। वो इसमें कल बताए थे, इसमें आप लोग सीधा अपने शंका को लेकर मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो। इस नंबर पर आपको ध्यान रखना है और आप अपनी शंका का निवारण करिए, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन अब आपको अपना शंका का समाधान करना है। तो ऑनलाइन क्लास होने के कारण अब मैं जब आप पूछोगे तभी मैं आपको बता सकूंगी। और ये सब होने के बाद कल आपका पोर्शन का पेपर, पोर्शन किस मेथड से प्रश्न और कितने मार्क्स का प्रश्न है और कितने प्रश्न रहेंगे एक बिट्स में, ये बता दूंगी। और वर्क वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ चूज द करेक्ट आंसर है, तो वो सब कल बताऊंगी आज। और उसके बाद में एक बार लेटर और निबंध। उसके बावजूद भी मैंने आपसे बार बार आपको बता रही हूँ कि जो भी आपके मन में शंका समाधान है वो इसके ऊपर आप नोट बोलिए, तो मैं आपके शंका का समाधान करूंगी, पर पूछना आपको है। धन्यवाद चिल्ड्रन, आपका पाठ्यक्रम आज समाप्त हुआ।